वेलकम बैक टू माय चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कस करूंगा इसरो यूआरएससी एंड स्ट्रक फिटर ट्रेड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जिसका सीवीटी एग्जामिनेशन कल 18 अप्रैल 2024 कंडक्ट हुआ है। पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन आपको पूछा गया था और आज मैं इस वीडियो में टोटल 77 क्वेश्चन का ऑथेंटिक डिस्कशन करूंगा और 3 क्वेश्चन नहीं मिल पाए, लेकिन 3 क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया था वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो आउट ऑफ 80 क्वेश्चन 77 क्वेश्चन का अगर आपको सोल्यूशन ऑफिशियल आंसर की आने से पहले आपको मिल जा रहा है तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर नहीं है कि ये आप बोल सकते हैं ऑफिशियल आंसर की है, और इससे आप अपने मार्क्स को भी पता कर सकते हैं आपको एग्जैक्टली कितना मार्क्स मिलने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत करने का बाद और आप सभी स्टूडेंट का सपोर्ट से मैं इस पेपर को कंप्लीट क्वेश्चंस में कलेक्ट कर पाया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट करके आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कलर ऑफ एसिटिलीन गैस सिलेंडर। एसिटिलीन गैस सिलेंडर जब हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग करते हैं तो उसमें एक एसिटिलीन सिलेंडर यूज होता है जिसमें लेफ्ट हैंड थ्रेड होते हैं और एसिटिलीन सिलेंडर का कलर होता है मैरून कलर। और इसमें हम लोग इसके साथ साथ यूज करते हैं ऑक्सीजन का, जिसको हम लोग कहते हैं सपोर्टर ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर होता है ब्लैक कलर और ऑक्सीजन सिलेंडर में हमेशा राइट हैंड थ्रेड यूज होते हैं। इसका साथ साथ और भी आप याद रखिए, जैसे आपको बोलते हैं कोल मतलब कोयला तो आप जानते हैं, लेकिन इसमें कोयला नहीं है, इसमें कोल गैस का बारे में बोला। तो कोल गैस सिलेंडर का कलर होता है रेड कलर, हाइड्रोजन गैस सिलेंडर का कलर होता है रेड कलर। ओके, और इन दोनों में लेफ्ट हैंड थ्रेड होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपको आर्गन गैस सिलेंडर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्गन गैस सिलेंडर का कलर होता है ब्लू कलर जिसमें राइट हैंड थ्रेड होता है। और CO2 गैस सिलेंडर जिसका कलर होता है ब्लैक कलर विथ व्हाइट नेक, मतलब गले पोर्शन का कलर होता है सफेद कलर और इसमें भी राइट हैंड थ्रेड होता है। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन का साथ साथ मैं कितने सारा क्वेश्चन का एनालिसिस कर दिया हूं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, व्हिच कूलेंट इज यूज्ड फॉर मैशनिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का मैशनिंग करने के लिए हम लोग ऑलवेज केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल यूज करते हैं। जब आपको कास्ट आयरन बोला जाता है तो आपको ड्राई या राइट आंसर करके आना है। जैसे माइल्ड स्टील के लिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉपर के लिए पूछा जाता है। तो माइल्ड स्टील के लिए जब पूछा जाएगा तो माइल्ड स्टील के लिए सोल्यूबल ऑयल राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, स्टेलाइट इज व्हिच टाइप ऑफ कटिंग टूल मटेरियल। देखो लेद मशीन में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज होते हैं और इसमें कभी कभी स्टेलाइट कटिंग टूल भी हम लोग यूज करते हैं। तो स्टेलाइट किस टाइप ऑफ कटिंग टूल मटेरियल है? नॉन फेरस कटिंग टूल मटेरियल है जिसमें कोई भी आयरन का परसेंटेज या आयरन बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता, इसीलिए ये नॉन फेरस मटेरियल है, नॉन फेरस कटिंग मेटल है। और जिसको बनाने के लिए कोबाल्ट, क्रोमियम और टंगस्टन को मिला के बनाया जाता है। इसका लगभग रेड हार्डनेस का अगर बात करते हैं तो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इतने डिग्री टेम्परेचर तक वो अपने हार्डनेस को सही रख सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, व्हिच साइन इज हैविंग सर्कुलर शेप विथ व्हाइट सिंबल ऑन ब्लू बैकग्राउंड। मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ सेफ्टी साइन है जिसमें सर्कुलर शेप होते हैं, ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट सिंबल होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मैंडेटरी साइन जो आपको करना ही है, जो आपको करना है। जैसे आपको हेलमेट पहनना है, आपको कहीं पे एयर मास्क यूज करना है, मतलब ये आपको इट शुड बी डन या इट मस्ट बी डन, आपको जो साइन फॉलो करना है तो उसी को मैंडेटरी साइन कहते हैं। और इसका शेप होता है सर्कुलर शेप, ब्लू बैकग्राउंड में व्हाइट सिंबल होता है। मैंडेटरी साइन का सेम टू सेम और एक साइन भी होता है जिसका नाम है प्रोहिबिशन साइन, मतलब नॉट मस्ट नॉट बी डन, मतलब जो चीज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ ऐसा भी जगह है जहां पे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है, आप उधर सिगरेट पी नहीं सकते, सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकते हैं, तो वो जगह में प्रोहिबिशन साइन यूज किया जाता है।
ओके, जहां पे पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, जहां पे पथ यात्री पैदल नहीं जा सकते, वो जगह में पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड का साइन दिया जाता है। तो ये जो आपका प्रोहिबिटेड साइन है, मतलब आपको ये करना माना है, आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसका शेप होता है सर्कुलर, इसका जो बॉर्डर है और जो क्रॉस बार है रेड कलर का होता है और सिंबल ब्लैक कलर का होता है। ओके, जो वार्निंग साइन होता है इसका शेप होता है ट्रायंगुलर शेप होता है। येलो बैकग्राउंड में इसका जो सिंबल होता है वो येलो बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का सिंबल होता है। ठीक है, और एक होते हैं स्क्वायर शेप में, इसमें ग्रीन बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का सिंबल होता है। ठीक है, मतलब पूरा ग्रीन बैकग्राउंड होगा और जो भी सिंबल जैसे प्लस सिंबल होता है वो आपका व्हाइट कलर का सिंबल होगा। इतने सारा सेफ्टी साइन है, 4 सेफ्टी साइन है, आपको याद रखना है। वार्निंग साइन मतलब जो आपको चेतावनी देते हैं कि इतने इसमें आपका डेंजर हो सकता है, आपका खतरा हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह जहां पे होते हैं, तो वो जगह जहां पे लेजर बीम एक्सप्लोजिव होते हैं वो जगह में वार्निंग साइन मतलब वो आपको चेतावनी देता है कि ये आप इधर आप नहीं करिए, क्योंकि ये इससे आपका डेंजर या खतरा हो सकता है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन साइन जो आपको सिंबल देते हैं, जैसे फर्स्ट एड का जो साइन है उससे आपको पता चलेगा एक डॉक्टर या किसी हॉस्पिटल है। जैसे टॉयलेट में जो सिंबल दिया जाता है तो वो भी आपका इंफॉर्मेशन साइन है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जापानीज कंसेप्ट सिस्टम कौन से है? 5S सिस्टम। 5S सिस्टम जो आपको गुड हाउसकीपिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। 5S का जो जापानीज फॉर्म है उसका नाम है सेइरी, पहला एस सेइरी, सेकेंड सेइरी सेइटोन सेइसो सेइकिट्सु शिट्सुके, सेइरी सेइटोन सेइसो सेइकिट्सु शिट्सुके। और अगर इंडिया में अगर हम लोग कैसे उसको याद रखते, शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइज सस्टेन, शॉर्ट सेट साइन स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। ओके, तो 5S जो सिस्टम है वो जापानीज कंसेप्ट है। 6th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल ऑफ मेट्रिक थ्रेड? मेट्रिक थ्रेड का एंगल होता है 60 डिग्री और ब्रिटिश थ्रेड या BSW थ्रेड का जब बात करेगा तो 55 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ की वे टेपर? की वे में जो टेपर होता है उसका रेशियो होता है 1:100। जनरली शार्क की में होता है, जीवेड की में 1:100 टेपर होते हैं। और अगर पिन टेपर का बारे में बात किया जाता है तो वो आपका होता है 1:50 और ब्रिटिश में होता है 1:48। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द एलॉय ऑफ लीड टिन कॉपर एंटीमोनी इज कॉल्ड एज? लीड टिन कॉपर एंटीमोनी से जो एलॉय बनते हैं उसी को बेबिट मेटल कहा जाता है और इसको यूज किया जाता है फ्रिक्शन बियरिंग को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। 9th नंबर क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ नट इज यूज्ड फॉर फ्रीक्वेंट एडजस्टमेंट और रिमूवल इन असेंबली? किसी भी असेंबली में जब आपको जल्दी खोलना और बंद करने का जरूरत पड़ेगा वो जगह में आप कौन सा नट का उपयोग करेंगे? आपको विंग नट का उपयोग करना है। विंग नट जैसे बताता हूं, हैंड वाइस में विंग नट होता है, आप जल्दी उसको खोल भी सकते, बंद भी कर सकते, और हेक्सो फ्रेम में भी यूज होता है विंग नट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द कोटिंग फैक्टर फॉर हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड। तो इसमें देखिए कोटिंग फैक्टर का सबसे पहला फॉर्मूला आपको जानना है और हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड के लिए कोटिंग फैक्टर कितना है वो आपको याद रखना है। तो कोटिंग फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका कोटिंग डाया डिवाइड बाय कोर डाया। कोर डाया मतलब जो आपका इलेक्ट्रोड होता है उसका जो वायर होता है उसका जो डाया है उसको कोर डाया कहते हैं। और इसमें जब हम लोग फ्लैक्स लगा देते हैं, लगाने के बाद ये जो आपका डाया होता है इसको कोटिंग डाया कहते हैं, मतलब फ्लैक्स का जो कोटिंग दे देते हैं उसके बाद ये आपका कोटिंग डाया हो जाता है। कोटिंग डाया का वैल्यू ज्यादा होगा कोर डाया का तुलना में, तो कोटिंग डाया का सोचिए मैं आपको नॉर्मली बात कर रहा हूं, ये अगर आपका होता है 20, ठीक है, और ये अगर आपका हो गया है सोचिए 8, ठीक है, तो इधर आपका आ जाएगा 1.25 लगभग ऐसा कुछ आ जाएगा, मतलब ऐसे कोटिंग फैक्टर को निकाला जाता है। इतना आपको समझ में आ गया है। तो अब इसका रेंज देख लीजिए, जब आपको बोलेगा हेवी कोटेड इलेक्ट्रोड है उसके लिए कोटिंग फैक्टर होते हैं
1.6 से 2.2। जब बोलेगा मीडियम कोटेड इलेक्ट्रोड है तो उसका कोटिंग फैक्टर 1.4 से 1.5, और जब लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड है तो उसका कोटिंग फैक्टर 1.25 से 1.3। ओके, इतना आपको याद रखना है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि उसमें देखिए कोटिंग डाया का भी मिलीमीटर होता है, कोट डाया का भी मिलीमीटर होता है, दोनों कट जाएगा मिलीमीटर। तो इसमें सिर्फ आपका कांस्टेंट होता है, सॉरी सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, द जनरल पर्पस ऑफ ए ट्विस्ट ड्रिल इज। तो जनरल पर्पस पॉइंट एंगल, इतना जल्दी लिखना पड़ता है, आप लोग बार बार बोलते हैं कि पेपर को डिस्कशन कीजिए। तो जनरल पर्पस ट्विस्ट ड्रिल है वो 118 डिग्री होते हैं, और ये पॉइंट ड्रिल जनरल पर्पस मतलब माइल्ड स्टील के लिए जनरली बोला जाता है, इसको हम लोग लो कार्बन स्टील कहते हैं। और जब भी वर्कपीस का हार्डनेस बढ़ेगा, मतलब जिस वर्कपीस में आप डीलिंग करने जा रहे हैं उसका हार्डनेस अगर बढ़ेगा तो पॉइंट एंगल का वैल्यू भी ज्यादा होगा, और वर्कपीस अगर सॉफ्ट होगा तो पॉइंट एंगल का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे भी कम हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, द रिकमेंडेड हेलिक्स एंगल फॉर सॉफ्ट मेटल। तो जब भी आप सॉफ्ट मेटल का डीलिंग करने जाते हैं तो हेलिक्स एंगल क्या होना चाहिए, उसका रेंज होता है 35 से 40 डिग्री। जब हार्ड होता है उसके लिए होता है 10 to 12। ओके, और जब आपका नॉर्मल लो कार्बन स्टील जब आपका वर्कपीस है तो उसमें जब आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा तो उसका हेलिक्स एंगल होता है 18 से 30 डिग्री। ओके, हार्ड के लिए होता है, हार्ड या टेनासियस मेटल के 10 से 12 डिग्री हेलिक्स एंगल रखा जाता है। द ग्रेड ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इंडिकेट्स। ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड क्या इंडिकेट करते हैं, तो उसमें देखिएगा जैसे ए से आपका ए से एच सॉफ्ट ग्रेड, आई से पी मीडियम ग्रेड, उसके बाद जो भी आपका होता है क्यू से पी, क्यू से सोचिए जेड तक, ये आपका हो जाता है हार्ड ग्रेड। तो ये जो आपका ग्रेड है, ग्रेड क्या इंडिकेट कर रहा है, सोचिए आपका एम है, एम कभी कभी दिया जाता है ना, तो एम इंडिकेट करता है ग्रेड को। तो इससे आपको पता चलता है आई से पी का बीच में जो भी है वो आपका एम है, तो एम आपका मीडियम ग्रेड, मतलब इसका जो हार्डनेस है, ग्राइंडिंग व्हील का हार्डनेस है वो मीडियम हार्डनेस वाला ग्राइंडिंग व्हील है। तो ग्रेड से हार्डनेस का पता चलता है ग्राइंडिंग व्हील का। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच कैटेगरी ऑफ फायर्स इन्वॉल्व्स सॉलिड मटेरियल लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो क्लास डी फायर दो तरह का होता है, एक अगर इलेक्ट्रिसिटी से आग लगता है तो उसके लिए उसको भी क्लास डी फायर में रखा जाता है, और जब सॉलिड कंबासिबल चीजें जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम सब जब आग लगता है वो भी क्लास डी फायर में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लास डी फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाउ द लेंथ ऑफ साइनबार इज स्पेसिफाइड। साइनबार का लेंथ कैसे स्पेसिफाई किया जाता है या कैसे साइनबार का लेंथ को लिया जाता है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर पॉइंट ऑफ अ रोलर, मतलब दो रोलर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होते हैं उससे साइनबार का साइज को लिया जाता है। ओके, साइनबार को स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन, एक्सटर्नल थ्रेड इज कट बाय। किसी भी वर्कपीस पर या किसी भी शेफ्ट पर एक्सटर्नल थ्रेड हम लोग कैसे कट सकते हैं, डाई से भी कट सकते हैं और लेद मशीन पे भी हम लोग थ्रेड कट सकते हैं। दोनों ऑप्शन में था इसलिए दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, द एक्चुअल डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज। केरोसिन का डेंसिटी से क्वेश्चन पूछा गया था जिसका राइट आंसर हो जाएगा 0.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कभी कभी 0.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी दिया जाता है ऑप्शन में, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, साइन बार इज मेड ऑफ। साइन बार को किस धातु से बनाया जाता है, अभी मैं आपको जस्ट बताया हूं, स्टेबिलाइज क्रोमियम स्टील से बनाया जाता है। द ओर ऑफ निकेल इज। निकेल का ओर होता है, निकेल का अयस्क होता है लिमोनाइट। 20 नंबर क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज। कंडक्टेंस का यूनिट होता है जनरली, बहुत सारा स्टूडेंट इसको जानते हैं, मो। जो रेजिस्टेंस का, ये अगर रेजिस्टेंस होता है तो उसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम और कंडक्टेंस का यूनिट होता है मो। ऑप्शन में सीमेंस था, ऑप्शन में सीमेंस है तो सीमेंस भी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका दो यूनिट है, एक आपका सीमेंस होता है और दूसरा मो होता है। मो जनरली सब स्टूडेंट जानते हैं। स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ डीजल इज। डीजल का स्पेसिफिक डेंसिटी 0.85 kg पर लीटर।
22 नंबर क्वेश्चन, लैपिंग इज डन बाय, ऐसा कुछ एक क्वेश्चन था जिसमें शायद आपको पूछा गया था लैपिंग कैसे किया जाता है। देखो दो मेथड से किया जाता है, वेट मेथड और ड्राई मेथड। वेट मेथड से राफ लैपिंग करते हैं और जो ड्राई मेथड होता है इससे फिनिश लैपिंग हम लोग करते हैं। लैपिंग, हॉर्निंग, क्लच, कपलिंग, ये सब रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरा YouTube चैनल पे वीडियो पोस्ट किया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आप लोगों को मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं क्योंकि उसमें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में इन सभी टॉपिक को इतने अच्छा से क्लियर किया हूं। आप कहीं पर भी पेड कोर्स ले लीजिए, उतने अच्छा से आपको वो टॉपिक कभी क्लियर नहीं करेगा। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आपको ट्रिगोनोमेट्री से पूछा गया था, sin 30 डिवाइड बाय cos स्क्वायर 60। तो sin 30 की वैल्यू तो हाफ और cos स्क्वायर 60 का वैल्यू भी हाफ होता है, तो हाफ तर स्क्वायर तो हाफ इंटू 4 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ऑप्शन में 2 नहीं था, तो इस क्वेश्चन में आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो आंसर की आने दीजिए, इस पे आपको ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा, अभी से मैं आपको बता दिया हूं। सोल्डरिंग फ्लेक्स इज चूजन बाय, तो सोल्डरिंग का जो फ्लेक्स है वो किससे चूज किया जाता है, किसका ऊपर वो डिपेंड करता है कि जिस मटेरियल के ऊपर हम लोग सोल्डरिंग करने जा रहे हैं। द टाइप ऑफ मटेरियल बीइंग सोल्डर्ड, मतलब जिस मटेरियल का हम लोग सोल्डरिंग करने जा रहे हैं उसी का ऊपर डिपेंड करता है वो किस मटेरियल का हम लोग सोल्डरिंग करने जा रहे हैं, उसी का हिसाब से सोल्डरिंग फ्लक्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन व्हिच बियरिंग द बियरिंग प्रेशर इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। तो कौन से टाइप ऑफ बियरिंग है जिसमें बियरिंग का जो प्रेशर या लोड है बियरिंग का एक्सिस का परपेंडिकुलर होता है। बियरिंग का एक्सिस अगर ऐसा होता है परपेंडिकुलर प्रेशर या लोड आते हैं तो ये जनरल बियरिंग या रेडियल बियरिंग में होता है। थ्रस्ट बियरिंग में एक्सिस बराबर लोड काम करता है। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, डीमर, ऑप्शन में था डीमर, राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका काफी सारा कटिंग एजेस होते हैं जो कटिंग करते टाइम वर्कपीस का कांटेक्ट में आके कटिंग करता है। जनरल पर्पस हेलिक्स एंगल ऑफ अ ड्रिल, जनरल पर्पस हेलिक्स एंगल ड्रिल का कितना कौन होता है, जनरल पर्पस टाइप एन होता है। हेलिक्स एंगल का वैल्यू होता है 18 से 30। शायद एक क्वेश्चन अभी मैं डिस्कशन किया हूं, इसका रेंज होता है 18 से 30। तो एक दो क्वेश्चन देखना कोइंसाइड कर जाता है क्योंकि क्वेश्चन एक दो ऐसा होता है जो किसी स्टूडेंट को एग्जैक्टली वो याद नहीं आ रहा, उसका रिलेटेड क्वेश्चन भेज देता है, उसी को मैं कॉपी पर नोट कर लेता हूँ। किसी दूसरा स्टूडेंट ने एग्जैक्ट वही क्वेश्चन भेजता है जो एग्जाम में पूछा गया, इसीलिए एक ही क्वेश्चन पर दो हमको लिखना पड़ता है। इसीलिए इस पेपर में टोटल 80 क्वेश्चन पूछा गया। फिर आज मैं डिस्कस करूंगा शायद लगभग 85 से 87 क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हिच थ्रेड इज यूज्ड फॉर पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन या मोशन ट्रांसमिशन करने के लिए कौन सा थ्रेड यूज होता है, ट्रेपेजोइडल थ्रेड जिसका एंगल होता है 30 डिग्री, और स्क्वायर थ्रेड भी था, स्क्वायर थ्रेड भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव ड्राइव, जिसमें कोई स्लिप क्लिप नहीं होता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हिच गियर इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट व्हेन दे आर ट्रांसमिटिंग द पावर इन ए पैरेलल डायरेक्शन, मतलब वो कौन सा टाइप ऑफ गियर है जिसमें दो पैरेलल शाफ्ट का बीच में पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। तो किस गियर में होता है, स्पार गियर में भी होते हैं, दो पैरेलल शाफ्ट का बीच में पावर को ट्रांसमिट करता है, और हेलिकल गियर में भी होते हैं, दो पैरेलल शाफ्ट का बीच में पावर को ट्रांसमिट किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन में दोनों था इसीलिए दोनों राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, द लैपिंग अलाउंस इज, लैपिंग अलाउंस को लेकर काफी सारा स्टूडेंट का क्वेश्चन आ रहा है, इसका राइट आंसर होता है 0.005 मिलीमीटर से 0.01 मिलीमीटर। अब आपको देखना है ऑप्शन में आपको क्या पूछा गया, तो उसी का हिसाब से आपको आंसर करना है, बट ये आपका प्रॉपर या राइट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ अ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड, मतलब किसी ग्राइंडिंग व्हील का उसके कटने का जो गति है या कटने का जो क्षमता है उसको फिर से रिस्टोर करने का जो प्रक्रिया होते है उसी को कहते हैं ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग करने के बाद उसके एक्सिस का साथ कॉन्सेंट्रिक घूमने के लिए ट्रूइंग भी हम लोग साथ साथ कर लेते हैं, जिससे भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछा गया है। देखिए मॉड्यूल, गियर मॉड्यूल से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉड्यूल इज इक्वल टू पिच ए सर्कल डायमीटर डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीथ। ओके, 34 नंबर क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, जिसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इक्विलिब्रियम, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम
अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और नेचुरल इक्विलिब्रियम। तो जो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर स्थिर अवस्था में रहता है तो उसी को कहते हैं नेचुरल इक्विलिब्रियम। जैसे ए बुक ऑन टेबल एट रेस्ट, किसी टेबल के ऊपर बुक को हम लोग रखते हैं और वो अगर स्थिर रहता है तो वो नेचुरल इक्विलिब्रियम में है। ए मार्बल प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, किसी हॉरिजॉन्टल टेबल में अगर मार्बल को प्लेस किया जाता है तो वो भी नेचुरल या नेचुरल इक्विलिब्रियम में है। ओके, ऑप्शन में आपको देखना है कि किस टाइप ऑफ ऑप्शन आपको पूछा गया था। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट पाइप्स हैविंग एक्सटर्नल थ्रेड। दो पाइप है, इसमें कनेक्ट, व्हिच पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू पाइप्स हो जाएगा। दो पाइप है, दोनों में एक्सटर्नल थ्रेड है, सॉरी, ठीक है। और इन दो पाइप को जब जोड़ना होगा इसके लिए हम लोग कौन से पाइप फिटिंग का यूज करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा कपलिंग। कपलिंग में इंटरनल थ्रेड होता है। तो जब आपको दो पाइप ऐसा है जिसका एक्सटर्नल थ्रेड है उसको स्ट्रेट लाइन में जोड़ना पड़ेगा तो उसके लिए कपलिंग यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट 7.8। तो किसी बोल्ट के ऊपर जब 7.8 मार्किंग किया जाता है मतलब उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 700 मेगापास्कल। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इफेक्टिव डाया एंड पिच डाया। इफेक्टिव डाया मतलब पिच डाया का बात कर रहे हैं तो इसको मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर यूज होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, व्हेन द टेपर सैंक of the drill is larger than the machine spindle it is fitted by means। देखो ये आपका ड्रिल का मशीन स्पिंडल है। ड्रिल का साइज जब मशीन स्पिंडल से बड़ा हो जाता है तब हम लोग इन दोनों का बीच में एक डिवाइस का यूज करते हैं। तो इस डिवाइस का नाम है सॉकेट। सॉकेट क्या करता है, जो ड्रिल का बड़ा वाला पोर्शन है, बड़ा वाला साइज उसको पकड़ लेते हैं और लास्ट में क्या रहता है वो भी सरू रहता है, पतला रहता है और वो टेपर, उसमें भी मोर टेपर होता है, वो कहां जाकर फिट होता है, मशीन स्पिंडल में फिट होता है। इसीलिए आप इनडायरेक्टली इन बड़ा ड्रिल को इस मशीन स्पिंडल में फिट कर सकते हैं। किसका सहायता से, सॉकेट का सहायता से। आप सॉकेट का यूज नहीं करेंगे तो इतना बड़ा ड्रिल आपकी मशीन स्पिंडल में कैसे फिट करेंगे, नहीं होगा। वैसे सेम टू सेम जब आपका मशीन स्पिंडल ऐसा है और जब आपका ड्रिल का डायमीटर ऐसा है तो देखिए मशीन स्पिंडल से ड्रिल का डायमीटर छोटा है तो आप इधर मोट स्टेपर इसमें भी है इसमें भी है, फिर भी ये फिट नहीं होगा क्योंकि इसका डायमीटर काफी कम है। तो इसको फिट करने के लिए बीच में हम लोग यूज करते हैं एक डिवाइस। इस डिवाइस का नाम है स्लीव, SLEEVE। इसको स्लीव कहा जाता है। इससे क्या होता है, ये आपका जो ड्रिल का स्मॉल डायमीटर इसमें फिट हो जाता है और जो मशीन स्पिंडल का बड़ा डाया है इसीलिए ये आपका पीछे वाला पोर्शन इसमें जाकर फिट हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स F, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, डिवाइड बाय नॉर्मल फोर्स N। ठीक है, तो F बाय N या फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल फोर्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, फॉर्मूला ऑफ डबल स्टार्ट थ्रेड इज। देखो लेड का फॉर्मूला होता है लेड इज इक्वल टू पिच इनटू नंबर ऑफ स्टार्ट है। तो इसमें जब आपको डबल स्टार्ट थ्रेड है तो इसमें नंबर ऑफ स्टार्ट आपका 2 हो जाएगा। ओके, तो पिच इनटू 2 तब हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, रिवेट्स आर जनरली मेड ऑफ। रिवेट जनरली किस धातु से बनाया जाता है। रिवेट एक टाइप ऑफ परमानेंट फास्टनर है जिसको बनाने के लिए सॉफ्ट मेटेरियल लाइक कॉपर, ब्रास, ब्रोंज, एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था जिसका मास दिया गया था 1000 kg और वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया था। तो इसको सॉल्व करना था और कितना जूल आएगा, तो ये आप देखिए 5000 जूल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि हाफ mv² का फॉर्मूला में आप इसको पुट कर दीजिए। 44 नंबर क्वेश्चन, व्हेन ए स्प्रिंग फोर्स 600 न्यूटन स्प्रिंग कंप्रेस्ड बाय 20 मिलीमीटर, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड टू कंप्रेस स्प्रिंग बाय 8 मिलीमीटर। तो देखो इसमें क्वेश्चन का जो सेंटेंस है थोड़ा अलग है, प्रॉपर सेंटेंस नहीं, लेकिन जितना हमको समझ में आ रहा है, बोला किसी स्प्रिंग को 20 मिलीमीटर में दाबने के लिए 600 न्यूटन फोर्स, मतलब 20 मिलीमीटर में आप दाब लिए 600 न्यूटन फोर्स आपको देना पड़ रहा है। तो इसी को जब आपको
दाब के 8 मिलीमीटर करना है। 8 मिलीमीटर करने के लिए आपको कितने फोर्स देना पड़ेगा? देखो 20 किसी स्प्रिंग को अगर हम लोग यही इसी चीज को अगर हम लोग 20 मिलीमीटर करना चाहते हैं 600 न्यूटन फोर्स में हो जाता है, लेकिन उसको जब 8 मिलीमीटर में आपको दाबना पड़ेगा और ज्यादा दाबना पड़ेगा तो उसमें आपको फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो इसमें आपको एक्चुअली राइट आंसर जो 20 × 600 डिवाइड बाय 8 तो 1500 न्यूटन राइट आंसर होना चाहिए। ओके, बट देखते हैं आंसर की आने पर एग्जैक्ट जो सेंटेंस है वो भी पता चलेगा और तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 1500 न्यूटन होने का चांस है। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम इज टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन आपको पूछा गया। तो लुब्रिकेशन 3 टाइप होता है। सॉलिड लुब्रिकेंट एग्जांपल होता है ग्रेफाइट एंड मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट होते हैं जो आपका ग्रीज वक्स होते हैं, और लिक्विड में जो भी लिक्विड आप यूज करते हैं। ओके, और लुब्रिकेशन सिस्टम 3 टाइप होता है। एक आपका ग्रेविटी फीड सिस्टम है, सेकेंड होता है आपका जो थर्ड आपका होता है स्प्लैश लुब्रिकेशन और फोर्स फीड। सबसे पहले होता है ग्रेविटी फीड, सेकेंड होता है फोर्स फीड और तीसरा होता है स्प्लैश लुब्रिकेशन मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, साइन बार इज यूज्ड। तो साइन बार का यूज किया जाता है किसी भी एंगल को, टेपर एंगल को चेक करने के लिए या मार्किंग करने के लिए अप टू 45 डिग्री। ओके, 47 नंबर क्वेश्चन आपको फारेनहाइट से केल्विन में बोला है। तो फारेनहाइट से केल्विन में करने के लिए सबसे पहले आप फारेनहाइट से सेल्सियस में कर लीजिए, और सेल्सियस में करने के बाद उसको 273 से आप जोड़ दीजिए, या 273.15 जो एग्जैक्ट होता है उससे आप जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कि इसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लिए। सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के जो भी वैल्यू आएगा उसी को 273 का साथ ऐड करने के बाद ये वैल्यू आपका 318.70 या 318 भी ऑप्शन में था तो वो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर ओवर हीटेड ड्रिल व्हाइल ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करते टाइम कभी कभी ड्रिल बहुत ज्यादा ओवर हीट हो जाता है, इसका पीछे क्या कारण होता है? हम लोग अगर कूलेंट कम यूज करते तब भी होता है, कूलेंट का कमी होने का कारण। सेकेंड, क्लियरेंस एंगल अगर कम होते तो वर्कपीस का साथ ड्रिल का कांटेक्ट ज्यादा आने का कारण उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है, वो भी हीट हो सकता है। तीसरा होता है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, फीड रेट अगर हम लोग ज्यादा देते और कटने का जो फीड रेट है वो अगर हम लोग ज्यादा देते, जितना देना चाहिए उससे अगर ज्यादा देते तो उससे भी ड्रिल बहुत जल्दी जल्दी हीट हो जाता है। अगर तीनों ऑप्शन में तो तीनों ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सिर्फ था फीड रेट हाई था, फीड रेट हाई होने का कारण भी ड्रिल ओवरहीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं, साउंड वेल्डिंग हुआ है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं, वेल्डिंग इंस्पेक्शन जिसको कहते हैं। तो उसमें हम लोग 2 तरह का टेस्ट करते हैं, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव। नॉन डिस्ट्रक्टिव में जैसे हम लोग सोप वाटर टेस्ट करते हैं, जिससे हम लोग को वेल्डिंग जॉइंट को तोड़ने का या बेंड करने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। ओके, और जो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है इसके लिए जॉइंट को तोड़ना पड़ता है या कभी उसको बेंड करना पड़ता है। तो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में क्या होता है, वर्कपीस को तोड़ना फोड़ना भी पड़ता है, बेंड करना पड़ता है। बट नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट में किसी तरह का वर्कपीस के ऊपर हानि नहीं होता है। वो सिर्फ जैसे रेडियोग्राफिक टेस्ट होते हैं, सोप वाटर टेस्ट होता है, सब आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ओके, तो जो आपका स्ट्रेस टेस्ट मतलब उस कितना स्ट्रेस को ले सकते, इसके लिए जो टेस्ट हम लोग करते हैं ये एक टाइप ऑफ डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। ओके, 50 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ टेंशन इज मेंटेन्ड इन 2 फिक्स्ड पुली। 2 फिक्स्ड पुली है, तो इसमें अगर आपका बेल्ट ढीला हो गया है, टेंशन कम हो रहा है, तो टेंशन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो ये जब फिक्स्ड पुली है मतलब इसको हम लोग आगे पीछे नहीं कर सकते पुली को। अगर फिक्स्ड नहीं होता तो हम लोग आगे पीछे कर लेते, थोड़ा और पीछे कर देते तो ये आपका बेल्ट पूरा टेंशन में आ जाता है, पूरा खिंचाव में आ जाता है। लेकिन ये जब फिक्स्ड पुली है तो इसका टेंशन को बढ़ाने के लिए एक और पुली ऐड किया जाता है जिसका नाम है आइडलर पुली या जॉकी पुली। तो इसलिए जॉकी पुली या आइडलर पुली को इसमें ऐड किया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन, व्हिच की इज ऑफ राउंड एंड्स। मतलब वो कौन से टाइप ऑफ की है जिसका हाफ राउंड एंड होते हैं, ऐसा होता है, और इसमें 2 स्क्रू आपको लगाना पड़ता है। तो ये आपका जो की है
इसी को शेफ्ट का ऊपर क्यूए बनाना पड़ता है और इसको डालना पड़ता है, फिर स्क्रू से शेफ्ट का साथ आपको कनेक्ट कर देना पड़ता है। ओके, और ये यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए पैरेलल की या फेदर की का यूज किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन, द टेपर्ड एसी ऑफ क्विक रिलीजिंग टेपर इज, क्विक रिलीजिंग टेपर का जो रेशियो होता है 7:24। अगर सेल्फ होल्डिंग टेपर का पूछा था तो 1:20 राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफेक्ट इफ द मेटल चिप्स क्लॉग्स बिटवीन द टीथ ऑफ द फाइल। फाइलिंग करते दौरान जब फाइल का टीथ का बीच में मेटल चिप्स फंस जाता है और मेटल कटने के लिए वो फाइल बिल्कुल भी लायक नहीं होता, तो उसी प्रॉब्लम को कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। इसको दूर करने के लिए फाइल कार्ड का यूज किया जाता है। अगर नया फाइल होता है तो फाइल कार्ड हम लोग यूज नहीं करेंगे पिनिंग ऑफ फाइल को हटाने के लिए, तब हम लोग कॉपर या ब्रास स्ट्रिप का यूज करेंगे, STRIP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जब हम लोग आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसमें एसी वेल्डिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, ट्रांसमिशन नहीं है, ये ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर which reduces the main supply voltage जो रहता है 220 वोल्टेज है या 440 वोल्टेज है, तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने क्या करता है, वेल्डिंग सप्लाई करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, जैसे 220 वोल्ट को वो 40 वोल्ट में लाते हैं और जो 440 वोल्ट है उसको 100 वोल्ट में लाते हैं, ठीक है। इसीलिए वोल्टेज को कम करने के लिए, देखिए इसमें स्टेप डाउन कर रहा है, तो इसीलिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज होता है। ये एक टाइप ऑफ एसी वेल्डिंग मशीन है। मैच पेयर वी ब्लॉक इज डिजिग्नेटेड एज, मैच पेयर वी ब्लॉक को कैसे डिजिग्नेटेड किया जाता है, देखो सबसे पहले वी ब्लॉक लिखा जाता है, एम मतलब मैच पेयर, 50 मतलब इसका लेंथ कितना है, नॉमिनल लेंथ कितना है, ओके, वो 50 मिलीमीटर है, और 5 to 40 मतलब इसका कैपेबिलिटी क्या है, कितने मिलीमीटर डाया से कितने मिलीमीटर डाया तक जॉब को वो अपने से पकड़ सकते हैं, वो है। और ये मतलब ग्रेड और IS नंबर, ये आपका इंडियन स्टैंडर्ड नंबर है, इसे हम लोग डिजिग्नेट करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, गुणनफल को हम लोग किससे डिफाइन करते हैं, वर्क से डिफाइन करते हैं। तो वर्क का डेफिनेशन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो वर्क उसका राइट आंसर हो जाएगा। Which fastener is manufactured to keep close tolerance than machine bolt? machine bolt या machine नॉट से या machine bolt शायद ऑप्शन में था, उससे भी प्रिसीजन कौन से होते हैं जिसको क्लोज टॉलरेंस में बनाया जाता है, कैप स्क्रू ऑप्शन में था, तो कैप स्क्रू राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट बोला रिमिंग साइज इज, तो उसमें आपको पूछा गया था मोर देन ड्रिलिंग साइज। देखो रिमिंग साइज तो ड्रिलिंग साइज से ज्यादा होगा, रिमिंग करने से पहले तो ड्रिल करके होल हम लोग बना लेते हैं और फिर रिमर चला के उसका साइज को बड़ा करते, उसका फिनिश को भी अच्छा करते हैं, इसीलिए रिमिंग साइज इज मोर देन ड्रिल साइज, ये राइट आंसर हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं, आपको ऐसा पूछा गया था कि जो हम लोग रिमिंग साइज कर लेते हैं, किसी होल का रिमिंग साइज कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिम्ड होल कहते हैं, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड ऑफ शेपिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील टू मेक इट रन कंसेंट्रिक विद द एक्सिस। देखो जब भी ड्रेसिंग कर लेते हैं तो ड्रेसिंग करने के बाद कहीं ज्यादा कहीं कम ड्रेसिंग हो जाता है, तो वो जो आपका व्हील है प्रॉपर्ली कंसेंट्रिक नहीं होता है उसका बोर्ड का एक्सिस का बराबर। तो ये आपका जब ड्रेसिंग कर लेते तो आपका ऐसा भी हो सकता है, तो इसको प्रॉपर ऐसे कॉन्सेंट्रिक बनाने के लिए, मतलब इधर से डायमीटर, इधर से डायमीटर, इधर से डायमीटर, इधर से डायमीटर, इधर से सब समान करने के लिए, इसका बोर्ड का एक्सिस का साथ इसको कॉन्सेंट्रिक बनाने के लिए हम लोग ट्रूइंग करते हैं, ठीक है। तो ड्रेसिंग करने के बाद ऑलवेज हम लोग ट्रूइंग करते हैं, उसका जो बोर्ड एक्सिस है उसी का साथ ग्राइंडिंग व्हील को कॉन्सेंट्रिक रखने के लिए, स्वकेंद्रित रखने के लिए। एग्जाम्पल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल होता है, जैसे कॉमनली होता है एपोक्सी, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, और पॉलीयूरेथेन से भी क्वेश्चन पूछा था, पॉलीयूरेथेन इससे भी एक बार इसरो में क्वेश्चन पूछा गया था, बेकलाइट, पॉलिस्टर, पॉलीस्टेरीन, तो ये सब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। 61 नंबर क्वेश्चन, इन टर्निंग ऑपरेशन फीड डिपेंड्स ऑन, टर्निंग ऑपरेशन में फीड किसका ऊपर डिपेंड करता है, टूल जियोमेट्री का ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस फिनिश का ऊपर डिपेंड करता है, टूल का रिजिडिटी दृढ़ता का ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा।
ओके, क्योंकि फीड जब आप देंगे तो आपको सभी चीज को ध्यान रखना है कि टूल कैसा मजबूत है या नहीं, टूल का जियोमेट्री कैसा है, कि अगर वो पॉजिटिव रेक्टेंगल वाला टूल है तो उसमें आप ज्यादा फीड भी नहीं दे सकते, टूट जाएगा, क्योंकि कटिंग पॉइंट वो वीक होते हैं। सरफेस फिनिश आपको कैसे चाहिए, अगर सरफेस फिनिश अच्छा चाहिए तो फीड रेट आप कैसे बढ़ाएंगे, ये आपका नहीं होगा। तो इन सभी चीज को डिपेंड करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर और लोड। किसी देखना दो मीटिंग पार्ट्स है, जहां पे पार्ट्स चलते टाइम वो घिसता है, वो जगह में हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन कम हो जाए। तो उसमें देखना वो फ्रिक्शन को कम तो करता है, और जो जहां पे वो दो पार्ट घिस रहा है उसमें देखना फ्रिक्शन हो रहा है, उसमें भी फ्रिक्शन या लोड को कौन सहन सकता है, वो सहन सकता है विस्कोसिटी प्रॉपर्टी। इसीलिए जिस भी लुब्रिकेंट आप यूज कर रहे हो उसका विस्कोसिटी ज्यादा होना चाहिए उधर आपको यूज करने के लिए। अगर विस्कोसिटी कम वाला आप लुब्रिकेंट उसमें यूज करेंगे ना, दो मीटिंग पार्ट का बीच में, वो तो निकल जाएगा। तो आपका विस्कोसिटी अच्छे कुछ है जिसका विस्कोसिटी अच्छा है, वैसा लुब्रिकेंट आपको दो मीटिंग पार्ट्स का बीच में यूज करना, तो उसमें वो रहेगा, उसमें जितना भी लोड आएगा, प्रेशर आएगा, सहन कर लेगा, झेलेगा, और उसमें फ्रिक्शन को मैक्सिमम से मैक्सिमम कम करने का कोशिश करेगा। 63 नंबर क्वेश्चन, इफ स्टैंडर्ड वायर गेज SWG इंक्रीजेस, मतलब इफ स्टैंडर्ड वायर गेज SWG नंबर इंक्रीजेस देन द थिकनेस ऑफ द शीट और वायर। तो स्टैंडर्ड वायर गेज SWG, इसका जब नंबर बढ़ता है, इसका रेंज होता है 0 to 36, 0 से जब भी सोचो 5 है, 5 से जब 10 जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, नंबर बढ़ते टाइम उसके जो थिकनेस होगा वायर का या सीट का वो धीरे धीरे कम होते जाएगा। सबसे ज्यादा साइज किस में होता है, और 0 में होता है। 36 में सबसे कम डायमीटर वाला सीट इसमें मेजर कर सकते हैं, हम लोग चेक कर सकते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन मैथ का एक सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। देखो इसमें पूछा गया था x माइनस 1/x इज इक्वल टू 6, देन x स्क्वायर प्लस 1/x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4। तो आप देखिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं ना, इसको आप ऐसे भी कर सकते x स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर टू दी पावर स्क्वायर। तो आप देखिए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला तो a प्लस बी था होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप कर लीजिए, इसमें देखिए a भी आपका कट जाता है तो इसमें से 2 रह जाता है, तो इसमें देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर आपका आ रहा है, तो इसको फिर आप कर दीजिए a माइनस, देखो एक्चुअली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फॉर्मूला होता है, एक आपका होता है a प्लस बी तर होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है a माइनस बी तर होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो जरूरत पड़ने पर आपको करना है। देखिए इधर हमने क्या था, प्लस किया था, इधर हमने माइनस कर दिया क्योंकि हमको जरूरत है उसका वैल्यू पुट करना। तो इधर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, तो इसमें देखिए आपका जो a था x था, तो a माइनस बी, ये आपका b हो जाएगा तो होल स्क्वायर, और इसी को आप टोटली कर रहे हैं, ये पोर्शन को आप छोड़िए, तो माइनस आपका जो प्लस 2ab, तो कर लीजिए। इसका बाद क्लोज कर दीजिए, क्लोज करने के बाद ये जो आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर आप लिखिए, और इधर जो आपका 2 है 2 लिखिए। इसके बाद वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद ये आपका वैल्यू 1442 राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 2 बार आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला करना है, क्योंकि इसमें x टू दी पावर 4 है और इसमें भी x टू दी पावर 4 है, इसीलिए देखिए सबसे पहले इसको किया है, फिर ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम लोग कहां तक किया, इधर तक किया, और ये जो स्क्वायर आप इधर स्क्वायर को इधर पुट कर दिए, और ये जो -2 है -2 हो जाएगा। इसके बाद जो वैल्यू को आपको पुट करना है, a भी x आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 6 स्क्वायर ये आपका जो आ गया, ये वैल्यू टोटल 6 स्क्वायर प्लस आपका 2 हो गया, और इसका बाद देखिए इसको क्लोज कर दिए, क्लोज करने के बाद स्क्वायर आपका इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, -2 था -2 हो जाएगा, तो इधर आपका 36 प्लस 2 था स्क्वायर -2, तो 38 स्क्वायर आपका 1444 आएगा, -2 आपका 1442 आ जाएगा। ओके, तो इसमें देखिए मैं मैथ का भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं, तो ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आप बोल सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिया गया था, उसमें सी आपका सी कोण का वैल्यू 90 डिग्री था, बी कोण का वैल्यू 60 डिग्री था, ए बी अगर ए बी सॉरी इसमें बोला है ए बी 50 डिग्री बोला है, ए बी 50 मिलीमीटर बोला है, ठीक है, ए बी 50 मिलीमीटर बोला है, तो इसमें मैं एक्चुअली गलत किया हूं, एक बार चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप कर सकते हैं। ए बी अगर आपका 50 होता है तो बी सी क्या हो जाएगा, मतलब ये आपको निकालना पड़ेगा, तो इसमें tan का फॉर्मूला नहीं होगा, इसमें आपको लेना पड़ेगा cos थीटा लेना पड़ेगा, cos थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बी सी डिवाइड बाय ए बी,
ठीक है, तो इसमें कॉस आपका आ जाएगा 60 डिग्री इजिकल टू BC का वैल्यू आपको निकालना है, डिवाइड बाय AB का वैल्यू आपको पता है 50 हो जाएगा। तो इधर आपका cos 60 का वैल्यू आप लोग जानते हैं हाफ होता है, इजिकल टू BC डिवाइड बाय 50। तो इधर आप करिएगा तो BC इजिकल टू आपका आ जाएगा 25। तो ये आपका 25 हो जाएगा एक्चुअली, सॉरी ये नहीं, ये आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली मैंने करके आया था AC नहीं है, मैंने गलत देखा, तो A भी आपका हो जाएगा। तो इसमें पहले tan थीटा लिखा था, इसको आप हटा दीजिए, इसमें आपको cos थीटा लेना है। cos थीटा इजिकल टू होता है बेस अपन हाइपोटेनियस, तो यही हमने किया है। और cos 60 को वैल्यू होता है हाफ, इससे आप कर लीजिए 25 राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। देखो ए लैपिंग का एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़िए। होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, होल बेसिस सिस्टम में होल का साइज को हम लोग कांस्टेंट रख देते। सबसे पहले होल का साइज को हम लोग बना लेते, क्योंकि वो इनर पोर्शन है उसको बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए होल का साइज को बना के एकदम कांस्टेंट रखते हैं और प्रॉपर बना लेते हैं। और होल का साइज का ऊपर डिपेंड करके हम लोग शेफ्ट का साइज को वेरी करते हैं, इसी को कहते हैं होल बेसिस सिस्टम। जेनरिक फिटिंग में होल बेसिस सिस्टम को प्रेफर किया जाता है। 68 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कॉम्बिनेशन सेट इज यूज्ड फॉर। कॉम्बिनेशन सेट का 3 हेड होता है, प्रोटेक्टेड हेड, स्क्वायर हेड और सेंटर हेड। इन तीनों चीज का यूज करके चेकिंग, मार्किंग, मेजरिंग एंगल का हम लोग कर सकते हैं। काउंटर बोर्डिंग रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, इससे तो 2 क्वेश्चन जनरली पूछता है कि एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू के लिए कौन सा ऑपरेशन करते, काउंटर बोर्डिंग हो जाएगा। अदरवाइज आपको क्वेश्चन पूछा जाता है किसी पहले से ड्रिल किया हुआ होल है, उसका कुछ डेप्थ तक, गिवन डेप्थ तक आपको उसका अगर डायमीटर को बढ़ाना है तो कौन सा ऑपरेशन आपको करना है, तब भी आप काउंटर बोर्डिंग करेंगे। शायद इन दोनों क्वेश्चन में से कुछ एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। 70 नंबर क्वेश्चन, व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर प्रेसिंग द सरफेस ऑफ द एज ऑफ द प्लेट टू मेक ए फ्लूइड टाइट जॉइंट। फुलरिंग टूल से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। जनरली आप देखिए किसी भी आपका 2 प्लेट है, वेट, किसी भी आपका अगर प्लेट है, इसमें रिवेट आप कर ली है और इसमें अगर ए प्लेट और ए प्लेट के बीच में गैप होता है, इससे आपका क्या होता है, कहीं पर भी आप जोड़ा है तो उसमें आपका लीकेज हो सकता है। इसको बंद करने के लिए एक टूल हम लोग यूज करते हैं, तो इस टूल का नाम है फुलरिंग टूल। तो देखिए इसमें 2 मेटल प्लेट का जो एज है इससे एक्चुअली लीकेज हो सकता है, इसीलिए बोला है प्रेसिंग द सरफेस ऑफ द एज ऑफ द प्लेट्स, मतलब 2 प्लेट का जो एज है इसको प्रेस करने के लिए, प्रेस कर देते तो इसमें लीकेज नहीं होगा। कौन सा आप टूल यूज करते तो फुलरिंग टूल राइट आंसर हो जाएगा। और जो चकिंग टूल होता है, फुलरिंग और चकिंग टूल होता है, चकिंग टूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो 2 प्लेट है, और एक बार बना लेता हूं, आपका जो 2 प्लेट है, ठीक है, इधर आपका रिवेट है। चकिंग टूल इसका ऐसा होता है, छोटा सा, मतलब शार्प टाइप होता है, ठीक है। इससे रिवेट हेड के साथ प्लेट को भी आप अच्छा से प्रेस कर सकते हैं और इसमें भी आप इसका भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये 2 प्लेट को भी, प्लेट का एज को भी प्रेस करने के लिए यूज कर सकते हो। तो चकिंग टूल का 2 जगह में यूज होता है, रिवेट हेड को प्लेट के साथ प्रेस करने के लिए और प्लेट टू प्लेट का जो एज है उसको प्रेस करने के लिए भी चकिंग टूल यूज होता है। और फुलरिंग टूल सिर्फ 2 प्लेट का एज को प्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, द वाटर टैंक कैपेसिटी, ये आपका हो जाएगा व्हाट इज द वाटर टैंक कैपेसिटी ऑफ ए सिलिंड्रिकल टैंक, डाया 25 मीटर एंड हाइट 1 मीटर। तो इसमें देखिए किसी सिलिंड्रिकल आपका टैंक है, उसका हाइट दे दिया 1 मीटर और इसका डायमीटर दे दिया है 25 मीटर। तो आपको सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेना है, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 22/7 और आपका हो जाएगा 25/2 25/2 क्योंकि डायमीटर दिया है, और एच आपका हाइट हो जाएगा 1, तो ये आपका टोटल 490 मीटर क्यूब आ जाएगा। और 1 मीटर क्यूब का फॉर्मूला वैल्यू होता है 1000 लीटर। तो आप जानते हो तो 490 मीटर की मतलब ये आपका हो जाएगा 4,90,000 लीटर आपका हो जाएगा। तो इस वाटर टैंक का कैपेसिटी हो जाएगी, सिलिंड्रिकल वाटर टैंक का कैपेसिटी हो जाएगा 4,90,000 लीटर। ओके, तो ऐसे आपको निकालना पड़ेगा किसी सिलिंड्रिकल टैंक का कैपेसिटी।
ए कूलेंट इज यूज्ड फॉर कूलिंग द कूलेंट किस लिए यूज होता है, किसी भी कटिंग टूल है कटिंग टूल को ठंडा करने के लिए, क्योंकि वो वर्कपीस का साथ जब कांटेक्ट आता है तो बहुत ज्यादा उसमें फ्रिक्शन होता है और कटिंग फोर्स लगने का कारण हीट ज्यादा होते हैं, और ज्यादा अगर हीट होने लगता है तो वो धीरे धीरे उसका हार्डनेस खराब हो सकता है। इसीलिए उस जगह में हम लोग कूलेंट यूज करके कटिंग टूल को जितने तक हो सके ठंडा करने का कोशिश करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, व्हिच गेज इज यूज्ड टू डिटरमाइन द पिच ऑफ ए थ्रेड, किसी भी थ्रेड का पिच को चेक करने के लिए कौन सा गेज यूज होता है, स्क्रू पिच गेज यूज होता है, जिसका रेंज होता है 0.35 मिलीमीटर टू 5 मिलीमीटर पिच का रेंज होता है। क्लच रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था, क्लच का यूज जनरली किस लिए किया जाता है, तो एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, किसी भी व्हीकल या मशीनरी में इसको यूज करते हैं, कभी इसको पावर ट्रांसमिशन को एंगेज करने के लिए और डिसएंगेज करने के लिए। जैसे आप लोग देखना गाड़ी का स्पीड जब आप लोग बाइक या जो भी आपका 4 व्हीलर है उसका स्पीड को बढ़ाना होता है, सबसे पहले आप डिसएंगेज करने के लिए आपको क्लच को दबाते हैं, फिर गियर आप देते हैं, तो वो आपको क्या करना पड़ता, किसी भी व्हीकल या मशीनरी में जब आपको पावर ट्रांसमिशन करना पड़ता तो उसमें एंगेज और डिसएंगेज करने के लिए क्लच का यूज किया जाता है। What is the force required to move a 20 kg? ये 20 kg नहीं था शायद, ऑप्शन में था, क्वेश्चन में था 12 kg। 12 kg ऑब्जेक्ट विद ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2, तो उसमें देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 था और इसमें जो इसका ऑब्जेक्ट का वेट दिया गया था 12 kg दिया गया था, तो आपको निकालना था उसका फोर्स। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन वेट, तो म्यू का वैल्यू जो 0.2 फोर्स आपको निकालना है और इधर आप 12 कर दीजिए, तो फोर्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, क्योंकि 12 इंटू 0.2 करेगा तो 2.4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फोर्स निकल के आ जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन का वैल्यू आपका चेंज हो सकता है। 76 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफेक्ट कॉज्ड बाय इंटरलॉक्ड एयर बबल्स एंड पॉकेट्स इन द हाइड्रोलिक पाइपलाइंस एंड कंपोनेंट्स। देखिए किसी हाइड्रोलिक पाइपलाइन या कंपोनेंट में जब एयर बबल्स फंस जाता है तो उसमें क्या होते हैं, तो आप लोग देखना जब भी आप वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग अगर आपका वेल्डिंग करते टाइम वेल्डिंग जहां पर वेल्डिंग ज्वाइंट आप किए उसका बीच में कभी कभी पोरोसिटी एयर ब्लो होल हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि उसका बीच में गैस चला गया है, इसीलिए वो अंदर में खोखले हो जाता है। ऐसे सेम टू सेम इसमें भी होता है, इसमें भी होता है कि कभी कभी हाइड्रोलिक पाइपलाइन और कंपोनेंट में जब भी हवा एयर बबल्स चले जाते हैं तो वो जगह में क्या होता है, वो जगह में खोखले हो जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैविटेशन। कैविटी मतलब खोखला, या कोई भी कैविटी मतलब कोई भी गहरा वाला चीज है। ठीक है, तो इसी को कैविटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, इन व्हिच रिवेटिंग मोर अलाउंस इज गिवन, कौन सा रिवेटिंग प्रोसेस में अलाउंस ज्यादा दिया जाता है, तो हॉट रिवेटिंग में दिया जाता है। 78 नंबर क्वेश्चन, टू ऑब्जर्व इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए कौन से चीज यूज होता है, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, आप पूरा देखिए, इसका साथ और भी क्वेश्चन है। पाइप एल्बो बेंड रेडियस 100 मिलीमीटर, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। सीट मेटल पैटर्न फॉर्मिंग रिलेटेड या लेआउट रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। और मैथ का कंपाउंड इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था। इसका बाद कुछ फिगर है, फिगर से 4 क्वेश्चन आपको पूछा गया था। जैसे आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इस की का नाम है जीब हेड की, क्योंकि इसका एक हेड भी रहता है, जिससे हम लोग इजीली किसी भी जब हम लोग पुली में यूज करते इस की को, कभी भी इसको हम लोग निकाल सकते, कभी भी उसको हम लोग फिट कर सकते इस हेड का माध्यम से। और इसमें देखिए जो आपका चैम्फर एंगल है, चैम्फर एंगल इसमें 45 डिग्री होता है, इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जी वेट की में चैम्फर एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। ये देखिए, ये आपका इन दोनों लैब से क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका जो लैप जॉइंट है, ये आपका जोगल लैप या सांक लैप है, और ये आपका ऐसा लैप जॉइंट है जो आपको एबूटिंग लैप है। एबूटिंग लैप राइट आंसर हो जाएगा। तो इन दोनों फिगर से क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए न्यूमेटिक सिस्टम से एक सिंबल से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए जो आपका सिंबल है तो डायमंड शेप, ये आपका डायमंड शेप में जो न्यूमेटिक सिस्टम में सिंबल होता है, एक होता है फिल्टर का सिंबल, ये आपका ऐसा होता है, लुब्रिकेटर का सिंबल ऐसा होता है, और ड्रायर का सिंबल ऐसा होता है। शायद इसमें से लुब्रिकेटर का सिंबल पूछा गया था। इन तीनों में से किसी एक से क्वेश्चन पूछा गया था, बट कोई स्टूडेंट भेज रहा है लुब्रिकेटर, कोई स्टूडेंट भेज रहा है फिल्टर।
तो इन दोनों में किसी एक से आपको क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए मैं आपको तीनों चीज दिखा दिया हूं। आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पैनर? इस स्पैनर का नाम है हुक स्पैनर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसी का साथ साथ टोटल इस पेपर का डिस्कशन खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। टोटल इस पेपर में मैं 77 क्वेश्चन से भी ज्यादा, और उसके साथ साथ जो 3 क्वेश्चन, एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, इन तीनों क्वेश्चन जस्ट मिला नहीं है, पर्टिकुलरली मिला नहीं है। जब इसका ऑफिशियल आंसर किया आ जाएगा वो भी मैं आप लोगों के लिए डिस्कशन कर दूंगा। बाकी सब क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम यही था। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।